नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन राज्य सम्मान स्तरीय परीक्षा 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा पर हम बात करेंगे। आज हमारी कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य, जिसके जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब आपको हाथ से लिखे प्राप्त होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बड़ी तन्मयता से देखेंगे और वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसमें एक एक प्रश्न के जवाब बड़े सटीक तरीके से दिए गए हैं। शुरू करते हैं आज का पेपर, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश को आप भली भांति पढ़ लेते होंगे और पढ़ना भी चाहिए 1 से 2 बार। उसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 1। एक जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश जो आते हैं, पहला और दूसरा प्रश्न, ये आपके अपठित गद्यांश हैं जो आपको पहले पढ़े हुए नहीं मिलेंगे। आप इसको पढ़ोगे तो 2 से 3 बार पढ़ोगे। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर दोगे। मैं वीडियो की समय सीमा को देखते हुए एक बार इसे पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई। इसी को परोपकार भी कहते हैं। दोनों का भाव एक है। यदि एक में दूसरे के हित की भावना है तो दूसरे में भला करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता न कर दूसरों का हित या उपकार करना ही सच्चे अर्थ में परहित या परोपकार है। दूसरा देख लेते हैं। धर्म का अर्थ पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। यहाँ धर्म का अर्थ मजहब या मत नहीं है। यदि मजहब अर्थ है तो यह मजहब के प्रति द्वेष और बुरा करने का भाव लिए हुए नहीं है, बल्कि भलाई करने का भाव लिए हुए हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ये कुछ इस प्रकार आपके सामने गद्यांश था। इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न थे उसको आपको हल करना था। पहला प्रश्न था, परोपकार किसे कहा गया है। इसी में आपको देखने को मिलेगा दूसरों की भलाई करने को ही क्या कहा गया है, परोपकार कहा गया है। तो दूसरों की भलाई करने को ही परोपकार कहा गया है। दूसरा था, धर्म का अर्थ क्या है। तो आप देख सकते हो धर्म का अर्थ है पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार को ही क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। आगे है, गद्यांश का मूल भाव क्या है। तो गद्यांश का जो मूल भाव है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि परोपकार और धर्म का मूल भाव समझाना तथा धर्म और मजहब की सटीक परिभाषा देना ही इस गद्यांश का मूल भाव है। चौथा देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। इसका उचित शीर्षक है परहित और धर्म है, वो इसका उचित शीर्षक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। गद्यांश के बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश कुछ इस प्रकार है कि यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य का रख देता है। खून चाटती हुई वायु में पैनी कुर्सी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को पास डालकर और बीज बो देता है। नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। यह धरती उस किसान की, नई राव की, नई रंक की, नई तेज तलवार धर्म की, नई किसी की नहीं किसी की धरती है केवल किसान की। इस तरह कुछ पद्यांश की पंक्तियां थी, हमने पढ़ी। अब अपन देखेंगे आगे कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित आए थे, उसके जवाब कुछ किस प्रकार देने थे कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक है धरती और किसान या धरती का मालिक, कुछ भी बता सकते हो। दूसरा है, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया। तो किसान को असली स्वामी बताया। नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है। तो नई फसल और अनाज की प्राप्ति होती है। आगे है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा गुण था। तो प्रसाद काव्य गुण था। आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, नाम बताने थे। तो समाचार पत्र जनसंचार का माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन जिसे टीवी बोलते हो आप, सिनेमा और इंटरनेट। फिर समाचार के मुख्य तत्व तो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है नवीनता, दूसरा निकटता, तीसरा प्रभाव, चौथा जनरुचि, पांचवा है संघर्ष और टकराव, छठा है लोकप्रिय व्यक्ति, सातवां है अनोखापन, आठवां उपयोगी जानकारी, नौवां है पाठक वर्ग और 10वां है आपका नीतिगत ढांचा। ये तत्व थे समाचार के मुख्य। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना था। जैसे इंटरनेट लाभ और हानियाँ, कंप्यूटर शिक्षा, आधुनिक समय की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। ये 4 थे, चारों में से एक पे लिखना था जो आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को।
6 नंबर प्रश्न जो है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। तो ये कार्यालय पत्र से संबंधित था छठा, जिसका उत्तर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। स्वयं को जयपुर निवासी हितांशु मानते हुए त्वरित बायोडाटा लिखना था। 7वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसका उत्तर भी मैं आगे देने वाला हूँ। केंद्रीय विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस पर प्रेस विज्ञप्ति है वो करनी है। तो ये भी, इसका जवाब भी मैं आगे आपको दे दूंगा। तो एक प्रतिवेदन है, एक प्रेस विज्ञप्ति है और एक कार्यालय पत्र है। ये 3 चीज़ें आपके एक साथ में आई। एक है बायोडाटा, जिसे स्वव्रत कहते हैं। अब देखते हैं आगे 9 नंबर प्रश्न को। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या 9 बताई है। साहित्य की लय, सुर, तुक, यति, गति, बद्ध रचना क्या कहलाएगी? संध कहलाती है। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं। मात्रिक संध है वो किसे कहते हैं? तो जिस संधों की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है वो मात्रिक संध कहलाएंगे, और जिन संधों की पहचान वर्णों की संख्या और गणों के आधार पर होती है वो वर्णिक संध कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा और उनके भेद बताओ। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार कौन कौन से हैं? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है आपका उभया अलंकार। उभया अलंकार इस प्रकार है। बार बार देख लेते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक का अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना शब्द आया है श्रृंगार के लिए। सजना शब्द का अर्थ होता है श्रृंगार। यहाँ सजना है पति के लिए सजना है, यानी सजना है मुझे सजना के लिए, श्रृंगार करना है मुझे अपने पति के लिए या प्रियतम के लिए। इस प्रकार ये शब्द एक है, एक जैसे शब्द हैं, बार बार आ गए हैं, परंतु अर्थ दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे आता है प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पद्यांश है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है कि खेलन में को काको गुसैया हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हंसते बड़ नाही, नाही बसंत तुम्हारी सैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। ये सूरदास की हैं पंक्तियाँ जो आपने पहले पढ़ी है। अंतरा किताब है अपनी, अंतरा भाग 1 में आपने पढ़ी होगी। दूसरा है इससे अथवा में था कि सिमटा पंख सांझ की लाली, ताम्रप्रण पीपल से सतमुख ज्योति, स्तंभ सा दंश सरिता में, वृद्ध जीवा विस्लत केंचुल सा। तो ये हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जो हैं उनकी हैं, संध्या के बाद कविता से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो इनका आपको खुद को करना है सप्रसंग व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि 6 नंबर जो प्रश्न है उसका जवाब मैं कुछ इस प्रकार देने वाला हूँ। 6 नंबर प्रश्न जो आपका था वो इस प्रकार है। उसमें क्या था? कार्यालय पत्र था 6 नंबर पत्र में, कार्यालय पत्र। तो ये कार्यालय पत्र देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप लिखोगे राजस्थान सरकार, फिर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही, यहाँ क्रमांक लगाओगे जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे GCA लिख दिया है सिरोही 2024। ये काल्पनिक है, मत मानना कि भाई ये वास्तविक है, काल्पनिक नंबर लिखे हैं मैंने। दिनांक 11 जनवरी 2025। फिर आप क्या करोगे? बाईं तरफ लिखोगे सेवा में श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। विषय क्या था कि बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति, बोर्ड परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए अपने विषय था महोदय जी। फिर इसमें देखो उक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर जिला सिरोही में कक्षा 10 व 12 में नामांकन क्रम से 80 व 90 है। वर्तमान में इस विद्यालय के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए अन्य निकटतम परीक्षा केंद्र पर जाना होता है जो कि 12 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही जनापुर ग्राम पंचायत में 2 निजी विद्यालय भी संचालित हैं। जनापुर विद्यालय में कमरे और फर्नीचर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह विद्यालय मुख्य सड़क पर स्थित है। इस प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर परीक्षा केंद्र बनने की योग्यता रखता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर को क्या किया जाए? परीक्षा केंद्र के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। सबसे नीचे आप लिखोगे बहुदीय, हस्ताक्षर करोगे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही। इस प्रकार ये कार्यालय पत्र आपको लिखना था। उसके बाद में 7 नंबर देख लो। 7 नंबर में क्या था? 7 नंबर में आपका था वार्षिकोत्सव पर आपको लिखना था। तो 7वां प्रश्न देखते हैं। सिरोही 11 जनवरी 2025 को स्थानीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेवदर पंचायत समिति के प्रधान श्री
खाली 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 जगह में जो है उनका लिख दोगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेवदर श्री, खाली जगह में लिखना है मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के आगमन पर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना और स्वागत गायन से हुआ। बच्चों द्वारा एकल और सामूहिक गान और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पूरा सामियाना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। विद्यालय के भौतिक और शैक्षणिक विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन अत्यंत प्रेरक था। संस्था प्रधान श्री ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। अंत में मिठाई वितरण के पश्चात उल्लास सहित कार्यक्रम संपन्न हुआ और बच्चे हंसते हंसते अपने घरों की तरफ चल दिए। इस तरह ये कुछ था वार्षिकोत्सव के बारे में। आपको क्या लिखना था? वार्षिकोत्सव के बारे में लिखना था आपको प्रतिवेदन। तो ये आपका प्रतिवेदन था, ये था प्रतिवेदन। अब देखते हैं आगे प्रेस विज्ञप्ति। 8 नंबर में आपको प्रेस विज्ञप्ति लिखनी थी। तो प्रेस विज्ञप्ति सबसे बीच में लिखोगे केंद्रीय विद्यालय जयपुर, इधर क्रमांक लिखना है, इधर दिनांक लिखनी है। फिर लिखना है स्थानीय विद्यालय में आज दिनांक 10 जनवरी 2024 को राजस्थान सरकार के हरित राजस्थान कार्यक्रम के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के समस्त स्टाफ, विद्यार्थी, अभिभावकों ने शिरकत की है और प्रत्येक बच्चे द्वारा स्वयं और उसके अभिभावक द्वारा लगाए गए पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी ली है। यहाँ हस्ताक्षर करने प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय जनापुर। तो इस प्रकार 6 और 7, 8 के जवाब थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। 14 नंबर प्रश्न का जो गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, इस बात की जानकारी आपको होनी जरूरी है। ये गद्यांश अपन पढ़ते हैं कि मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। मंझला का अर्थ होता है बीच का लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल स्कूल का प्राइवेट इंतजाम देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वहाँ कहाँ गया है, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया, आता ही होगा। तो ये दोपहर का भोजन जो हमने पाठ पढ़ा था उसके अंदर ये गद्यांश की पंक्तियां हैं देखने को मिलेगी, जिसके लेखक है अमरकांत। दूसरा है ईदगाह, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी है, उसकी पंक्तियां हैं। उसमें क्या है और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती है वह दिल में ही सहती है और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। तो ये पंक्तियां मैंने बताई है कि ईदगाह कहानी से ली गई है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अब अपन देखेंगे आगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न जो है प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखना था। तो इसमें से प्रेमचंद का परिचय मैं आगे आपको बताऊंगा, दोनों में से एक का ही तो लिखना है, आगे मैं बता दूंगा। 16 नंबर को पढ़ लेते हैं। दोपहर का भोजन पाठ के लेखक हैं वो अमरकांत हैं। हामिद ने मेले से क्या खरीदा? चिमटा खरीदा था। टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों से बचना चाहिए। ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, बड़ा इसका उत्तर है। फिर 20 नंबर गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव स्पष्ट होते हैं ये भी मैं आगे बता दूंगा। आगे देखते हैं 21 नंबर को। सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? सूर सागर था। साथ ही साथ सूर सरावली और साहित्य लहरी भी याद रखना है। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? बीजक ग्रंथ में संकलित हैं। अरे इन दो रहा न पाई से कबीर का क्या आशय है? यानी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों ने ही उचित मार्ग नहीं अपना, दोनों ने ही उचित मार्ग अब तक नहीं अपनाया है। फिर इसका 5वां प्रश्न है, 21 का 5वां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद का काव्य सौंदर्य, ये मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें मैंने आगे के लिए बताया 15वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न और 21 का 5वां प्रश्न मैं आगे आपको हल करवाऊंगा। एक बार बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है कि बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ के लेखक कौन है? तो मकबूल फिदा हुसैन है। आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली? चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली। आगे है मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत कहाँ और कैसे वातावरण में हुई? तो इसका उत्तर मैं यहाँ तुरंत दे रहा हूँ इसके बाद में कि मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत इंदौर जैसी जगह पर हुई। वहाँ सिर्फ बेंद्रे ही थे और जिनके यहाँ वे आते जाते रहते थे। कहा जा सकता है कि वे एकाकीपन के वातावरण में मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत हुई। तो इसका जवाब इस प्रकार है। आगे 24वां प्रश्न क्या था?
प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो मकबूल फिदा हुसैन जो है उसने कहा था प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार है कि लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव था, जिसका प्रमाण इस घटना से मिलता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो वह अपने दादाजी के कमरे में ही बंद रहने लगे और वह अपने दादाजी के बिस्तर पर उसकी भूरी अचकन ओढ़ कर इस प्रकार सोता मानो वह अपने दादाजी से लिपट कर सोया हुआ है। आगे जो मैंने कहा था कि उनके प्रश्नों के जवाब मैं आगे दूंगा, तो ये 15वें प्रश्न का जवाब है। एक बार सुन लीजिए कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, जिसका मूल नाम धनपत राय था। जन्म 1880 में लमई ग्राम उत्तर प्रदेश हुआ था। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तो कर ली, सरकारी नौकरी भी कर ली, परंतु सरकारी नौकरी को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आगे 19वां ईदगाह वाला प्रश्न था। तो ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहानी है। इसमें समाज के गरीब परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार अभाव और संघर्ष बच्चों को उम्र से पहले समझदार बना देते हैं। साथ ही बच्चों की कल्पना शक्ति पर भी बात की गई है। चिमटे के माध्यम से श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया गया है। आगे एक प्रश्न था 20 नंबर को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार था कि गूंगे कहानी को पढ़कर किसी भी पाठक के हृदय में अनेक भाव जागृत होते हैं। इसमें करुणा, दया, सहानुभूति, समानता और सामाजिक जिम्मेवारी के भाव प्रमुख हैं। इसके अलावा गूंगे की स्थिति पर दुख, उसके साथ हो रहे व्यवहार पर क्रोध तथा अपनी तरफ से कुछ न कर पाने के कारण निराशा का भाव भी जागृत होते हैं। ये समस्त भाव संवेदनशीलता, समतामूलक समाज की स्थापना के पक्षधर होने के कारण जागृत होते हैं। आगे 21(5) का उत्तर देख लेते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत की संध्या के बाद कविता में सायकालीन ग्रामीण परिवेश में होने वाले बदलावों और रात के समय के परिवेश का चित्रण किया गया है। कवि ने मर्मस्पर्शी भाषा शैली में गरीबी और विपन्नता का उल्लेख किया है। प्रकृति और ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। तो ये कुछ अपने प्रश्नों के जवाब इस प्रकार थे। तो आज के इस अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है अपन ने पूरी तरह से हल कर दिया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप इसे आसानी से पूरे पेपर को हल कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह के अन्य पेपर भी आपके सामने ला सकूं। अगली क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।